तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 3 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यूनिट 3 जो है वो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं पीवाईक्यू, उसमें ही पूरा चैप्टर जो है कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई देयर इज नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व्स इट, give the conditions that a solution to the critical section problem must satisfy. So the synchronization is the process of coordinating multiple processes or threads so that they can share data and resources safely without causing इनकंसिस्टेंसी और एरर्स। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन आता कहाँ पे है वो देखते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, उसमें हम बात करते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का। अब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं? कोऑपरेटिव प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कि ऐसे प्रोसेस होते हैं जो किसी शेयर चीज को यूज कर रहे हैं, किसी शेयर्ड रिसोर्स। ठीक है, मान लो कि ये कोई फाइल है और जो हमारा P1 है उसको भी इस फाइल की जरूरत है और P2 जो है उसको भी इस फाइल की जरूरत है। ठीक है, तो इन दो प्रोसेसेस को इस सेम फाइल की जरूरत पड़ती है ना। P2 जो है इस फाइल में आके, मान लो इस फाइल में x की वैल्यू इक्वल टू 0 थी, तो P2 ने क्या किया, x की वैल्यू 1 बना दी। ठीक है, अब P2 अपना काम करके चला गया, दूसरा जो उसका काम है। ओके, बट अब P1 आया तो P1 ने देखा कि जो x की वैल्यू है वो 1 है, मतलब जो P2 और P1 है किसी फाइल, किसी शेयर फाइल को यूज कर रहे हैं और उनके जो शेयर्ड वेरिएबल्स हैं उनको यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रोसेसेस को हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं। ये दोनों एक साथ, यानी अगर P1 ने कुछ एग्जीक्यूशन किया है तो उसका फर्क पड़ेगा P2 के ऊपर। ठीक है, और P2 ने अगर कुछ एग्जीक्यूशन किया है तो उसका फर्क पड़ेगा P1 पे। ठीक है, तो ये होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होते हैं कि P1 आया, P1 ने अपना काम खत्म करके वो चला गया, P2 आया, P2 ने अपना काम खत्म करके चला गया। तो P1 और जो P2 है वो अपना काम आके खत्म करके चले जा रहे हैं और उनका जो उनके जो रिजल्ट है एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आता कहाँ है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इसी में आता है, दैट इज कि जब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं ना, तो मान लो एक से मतलब दो अभी हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब मान लो कि 4-5 जो प्रोसेसेस हैं वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं। तो 4-5 प्रोसेसेस को किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए? ठीक है, कि जो हमारा शेयर रिसोर्स जो ये लोग यूज कर रहे हैं, ये 4-5 प्रोसेसेस, तो जो शेयर रिसोर्स है उनके पास, वो किस तरह से इन 4-5 प्रोसेसेस को लाइन से लगाया जाए, किस तरह से इनको कोऑर्डिनेट किया जाए, किस तरह से इनका सीक्वेंस बनाया जाए, उस चीज को बोलते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल प्रोसेसेस। मतलब जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं और वो किसी शेयर्ड डेटा पर वर्क कर रहे होते हैं, तो उन प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और ये होता कहाँ पे है? जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टीटास्किंग होता है, तब हम इस चीज का यूज करते हैं। यानी कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि स्पेशली मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग होते हैं, उनमें एक साथ पैरेलली बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं। सी, यहाँ पर पैरेलल कहने का मतलब है कि इसमें इतनी ज्यादा फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब कि एक प्रोसेस को रन करा के देन दूसरा प्रोसेस रन हो रहा है, दूसरा हट के फिर तीसरा आ गया, तीसरा हट के फिर पहला वाला ही आ गया। तो इस तरह से जो जल्दी जल्दी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहती है सीपीयू के अंदर या फिर जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है, तो यही खासियत होती है कि इसमें हमें लगता है कि सारे प्रोसेसेस जो है एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी केसेस में, इन्हीं केसेस में अब इन सारे प्रोसेसेस को कैसे लाइन से ले जाना है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, किसको पहले रन कराना है, किसको बाद में कराना है, कहीं रेस कंडीशंस तो नहीं आ जा रही, ये सारा जो चीज है ये पूरा हैंडल करता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब इसकी नीड क्यों है? इट इज नीडेड बिकॉज सी, इसमें सबसे पहले तो हम लोग सीख गए कि जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होते हैं, यानी एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो शेयर डेटा को यूज कर रहे हैं, वो मतलब यूज करते हैं, तो क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन उसी में नीड आ जाता है उसका, कि अगर बहुत सारे प्रोसेसेस शेयर्ड डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होगी, हमें वहाँ पे लाइन बनाकर चलनी पड़ेगी, वहाँ पे हमें सीक्वेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा, वरना जो हमारे डेटा की वैल्यू है, डेटा है, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। सी, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन क्या होता है? वही जिसमें बहुत ही फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। ठीक है, तो जो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जो हमें अब लगने लगा कि पैरेलली चल रहा है, एक साथ चल रहा है, तो जब इतने सारे प्रोसेसेस एक साथ रन करते हैं तो वो कहीं करप्टेड डेटा ना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। रेस कंडीशंस क्या होती हैं वो सीखते हैं। ठीक है, नाउ जब हमारा डेटा जो है, सी अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ये कोई रिसोर्स है जिसे P1 जो है और P2 जो है दोनों यूज करते हैं। ठीक है, और इस रिसोर्स में जो मतलब शेयर वेरिएबल है वो x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब P1 भी इसका भी काम x से होता है, P2 का भी काम x से होता है। ठीक है, सबसे पहले मान लो P1 आया। ठीक है, P1 इसके अंदर एंट्री करता है और इसने x की वैल्यू को 0 हटा के 1 बना दिया P1 ने।
एंड इतना करते ही मान लो कि P1 जो है वो प्रीएम्प्ट हो गया, मतलब कि मान लो कि वो कोई दूसरा रिसोर्स लेने चला गया या फिर वेटिंग क्यू में चला गया, मतलब इसके बाद वो प्रीएम्प्ट हो गया। ओके, अब नाउ P2 आया। सी अब P2 को ऐसा मान लो कि उसको सिर्फ x 0 ही चाहिए था, ठीक है। तो P2 क्या किया, 1 को उसने कर दिया 0, ठीक है, तो 0 हो गया। नाउ अब P1 जो है, जो इसको 1 बनाकर चला गया था, उसकी एग्जीक्यूशन तो कब से चलेगी, 1 से चलनी चाहिए थी ना, उसने तो 0 से 1 करा ही थी, मतलब कि अब उसका एग्जीक्यूशन 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन उसको फिर से 0 मिल गया, यानी रॉन्ग हो रहा है। सी P2 को एग्जीक्यूशन के लिए 0 चाहिए, पर P1 जो है उसको 1 बना के चला गया, ठीक है। P1 को एग्जीक्यूशन के लिए 1 चाहिए, पर P2 ने उसको आके 0 बना दिया। तो इस तरह से 1 और 0 ये दो वैल्यूज जो है इसी में बार बार आती चली जाएंगी और जाती चली जाएंगी। P2 जो है 0 को 1 बना देगा, P1 जो है 0 को 1 बना देगा, P2 जब आएगा 1 को 0 बना देगा, और हमें P1 को क्या चाहिए, 0, P1 को 1 चाहिए और P2 को 0 चाहिए। तो इस तरह से 0 और 1 x की जो वैल्यूज हैं 0 और 1 ये बार बार आती जाएंगी जाती जाएंगी, आती जाएंगी जाती जाएंगी। तो यही दो कंडीशंस, जब इसी को बोलते हैं रेस कंडीशंस आ रही हैं। कहने का मतलब कि कोई दो वैल्यूज, जब सेम वेरिएबल की दो वैल्यूज राउंड एंड राउंड रन करती रहती है किसी भी प्रोग्राम में, तो उसको हम बोल देते हैं कि वहां पर रेस कंडीशंस आने लग रही हैं। वहां पे जो रिजल्ट्स हैं वो दो रिजल्ट्स आ रहे हैं और दोनों कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं को हम बोल देंगे कि ये रेस कंडीशंस है, यानी कि दो एक वेरिएबल की दो वैल्यूज जो है आपस में कंपीट कर रही है, रेस लगा रही है, ठीक है। तो वो होती है रेस कंडीशन। और जो अगर देखो अब यही जो P1 और P2 है लाइन से लगे होते, सिंक्रोनाइज्ड होते, तब उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए जो सिंक्रोनाइजेशन है उसका सबसे बड़ा रोल होता है रेस कंडीशंस को रोकना, उनको जो रेस कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनको ये रोक देता है, दैट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। नाउ इट एंश्योर्स द प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। देखो इससे क्या होता है, प्रॉपर ऑर्डर बनता है कि पहले नंबर पे P1 जाएगा, दूसरे नंबर पे P4 जाएगा, P4 के बाद P3 जाएगा। तो ये जो लाइन लगा रहे हैं, ये ऑर्डर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ही करता है। लाइन बना देगा तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारा रेस कंडीशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी, करप्ट नहीं होगा हमारा डेटा, है ना। फिफ्थ वाला है कि ये मेंटेन करता है डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब वही सेफ्टी और डेटा कितना एक्यूरेट है वही मेंटेन करके चलता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स व्हाइल यूजिंग शेयर रिसोर्स। अब देखो सेम रिसोर्स को बहुत सारे प्रोसेसेस यूज करते हैं, मान लो सीपीयू ही देख लो, ठीक है। सीपीयू को बहुत सारे प्रोसेसेस एक टाइम पर एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि मैंने रिक्वेस्ट पहले की थी बट असाइन किसी और को हो गया। तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है, डेडलॉक है, इन सब को रोकने में हेल्प करता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं कि सपोज करो कि दो प्रोसेसेस हैं जो बैंक अकाउंट को सेम टाइम पे अपडेट करना चाह रही हैं, ठीक है। तो बिना बिना सिंक्रोनाइजेशन के क्या होगा कि जो फाइनल बैलेंस उसमें आएगा, सी देखो अब उसमें देखो वहां पर ऊपर वाले केस में क्या था, 0 और 1, इन दोनों में रेसिंग चल रही थी ना, रेस कंडीशंस थी ये दोनों, ठीक है। ऐसा ही इसमें सोचो कि दो प्रोसेसेस हैं, वो बैंक का जो अकाउंट बैलेंस है उसको सेम टाइम पे चेंज कर रही है, ठीक है। मान लो कि 1000 था, ठीक है। प्रोसेस 1 आया 2000 करके चला गया, प्रोसेस 2 आया वो 3000 करके चला गया, पर हमको चाहिए क्या 1000 ना। तो यानी कि ये जो कंडीशन है देखो बिगड़ सकती है, इनकरेक्ट हो सकती है। तो यही बात है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। सो इसी को कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, सी जो हमने ऊपर पढ़ा है ना कि हम किसी शेयर्ड डेटा को यूज करते हैं, किसी शेयर्ड चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम देखो, अब मैं इसमें बता दे रही हूँ प्रोग्राम और प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सी प्रोग्राम क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम चुपचाप लिखा रखा है, वो रन नहीं हो रहा है, पर जब यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने चलता है तो हम प्रोसेस कहने लग जाते हैं। मतलब प्रोग्राम ही एग्जीक्यूशन के टाइम प्रोसेस कहलाता है, ओके। तो जो हमारा प्रोसेस है ना, इसके 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शन कहने का मतलब ऐसे देखते हैं इसमें कि अब जो हमारा प्रोसेस का प्रोग्राम होता है उसके 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा सेक्शन होता है। एक सेक्शन होता है एंट्री सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन होता है सीएस यानी क्रिटिकल सेक्शन, एंड देन होता है एग्जिट सेक्शन, और लास्ट में होता है रिमाइंडर सेक्शन, ठीक है। इतने सारे सेक्शंस होते हैं ना। जब कभी भी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, यानी प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा होता है, यानी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होता है, तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। ये क्रिटिकल सेक्शन वही पार्ट है जो शेयर्ड डेटा को यूज कर रहा है, शेयर्ड फाइल यूज कर रहा है, उस पार्ट ऑफ प्रोग्राम, वो प्रोसेस का वो प्रोग्राम का पार्ट जो किसी सेम वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहा है, सेम रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, सेम रिसोर्स को एक्सेस कराना चाह रहा है। तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन होता है ना, यही सेक्शन वो होता है इसी में सारा जो शेयर्ड वेरिएबल होता है, शेयर्ड रिसोर्स होता है, वो रखा होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन यही है। व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन? क्रिटिकल सेक्शन इज द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम
इन विच अ प्रोसेस इज एक्सेसिंग द शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है, उस सेक्शन को हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब इसी पे बात करेंगे। अब इसकी प्रॉब्लम क्या होती है क्रिटिकल सेक्शन की? अब प्रॉब्लम कब होगी? जब सीएस पे क्रिटिकल सेक्शन पे दो प्रोग्राम है, मान लो P1 P2, अब इनके क्रिटिकल सेक्शन पे X रखा है, मतलब इस X को P1 भी एक्सेस करेगा और P2 भी इस X को यूज करेगा, ठीक है। तो ये जो X है, ये इन दोनों के जो प्रोग्राम है उसके पार्ट में जहां जहां भी X लिखा होगा, X के ऊपर कोई स्टेटमेंट रन कर रही होगी, वो पार्ट जो है क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो a critical section is a part of program where shared resource or shared variable are accessed, ठीक है, ये तो हम सीख गए। If more than one process enters the critical section simultaneously, data inconsistency may occur, ठीक है। अब देखो एक टाइम पे मान लो P1 जो है इस पे पहुंच गया क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है, X को इसने मतलब एक्सेस कर लिया, अब ये X को यूज कर रहा है, ओके ना। उसी टाइम पे मान लो P2 भी आ गया X को यूज करने, तो दो प्रोसेसेस सेम वेरिएबल को एक ही टाइम पे यूज करने लग रहे हैं, तो वहां पे क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि P1 क्या करेगा, X की वैल्यू मान लो 0 कर देगा, P2 आएगा तो X की वैल्यू 1 कर देगा, फिर P1 है 1 कर देगा, फिर P1 है तो 1 को 0 बना देगा, अब P2 आएगा फिर 0 को काट के 1 बना देगा। तो ऐसे करके ये 0 1 0 1 0 1 करके जो रेस कंडीशन से वर्कर हो जाएंगे और हमारा जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी रॉन्ग डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको इंश्योर करके चलना चाहिए कि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है ना, वहां पर सिर्फ एक प्रोसेस जा पाए, ठीक है। तो जब क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस जा पाएगा, प्रोसेस 2 जा ही नहीं पाएगा, तब वो प्रोसेस अपना काम करके चुपचाप निकल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज होती है इसमें, ओके। अब प्रोसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी मैंने बताया प्रोसेस के 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है एंट्री सेक्शन होता है। एंट्री सेक्शन में क्या होता है, सीएस के लिए वो रिक्वेस्ट डालता है, ठीक है, ये एंट्री सेक्शन होता है और सीएस होता है, और फिर यहाँ पे एग्जिट सेक्शन होता है, ठीक है। तो एंट्री सेक्शन में क्या होता है, वो सीएस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे सीएस चाहिए, मुझे शेयर्ड रिसोर्स यूज करना है, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन वो पार्ट होता है जहाँ पे उसको मिल जा रहा है, यानी जब वो क्रिटिकल सेक्शन में चला ही जाए, उसको जब वो शेयर्ड रिसोर्स यूज करने को मिल जाए, तब उस पार्ट को बोलने लग जाते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट है। फिर जब क्रिटिकल सेक्शन से सारा काम करके वो एग्जिट में आता है, एग्जिट सेक्शन कहने का मतलब उस रिसोर्स को वो छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका काम हो गया तो वो इस क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ देगा, ठीक है। जब वही इस रिसोर्स को छोड़ने लग रहा है तो वो चीज होती है एग्जिट सेक्शन में, ठीक है ना। एग्जिट के बाद भी कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ स्टेटमेंट्स है, उनको रन करनी है तो वो रिमेडर सेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन जो है, मतलब यही जो क्रिटिकल सेक्शन है, ये जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि यही डेडलॉक, रेस कंडीशंस, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है सिंक्रोनाइजेशन की, यही सबसे मेन प्रॉब्लम है। दैट इज कि जो हमारा एक प्रोसेस है P1 मान लेते हैं, तो अगर P1 हमारा शेयर रिसोर्स को यूज कर रहा है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका है, तो P2 जो है अब CS में एंटर नहीं करेगा, तो यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये क्रिटिकल सेक्शन है, ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें P1 अगर CS पे पहुंच चुका है, क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच चुका है, तो P2 को अब CS के अंदर नहीं आना है, ठीक है। यही एक प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हाँ हम P2 को आने ही ना दें, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ना। तो वही बात है यहाँ पर। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यही है कि व्हेन वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन पार्ट, ठीक है, देन अनदर प्रोसेस इज नॉट अलाउड टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन पार्ट, ठीक है। वो चीज हो गई क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हाँ हम P2 को एंटर नहीं करने दे रहे, दैट इज द सॉल्यूशन। तो वही पढ़ते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन क्या है। तो क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन कंट्रोल्स एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स, मतलब जो क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन होता है इसमें हम CS के अंदर कौन एंटर करेगा ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इट अलाउज ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन। ये क्या अलाउ करता है क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन कि जो हमारा प्रोसेस है एक टाइम पे एक ही प्रोसेस CS में एग्जीक्यूट कर सकता है, CS अपना एग्जीक्यूट करा सकता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, मतलब ये एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन ही होता है क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन। इससे क्या प्रिवेंट हो जाता है, रेस कंडीशंस नहीं आती है हमारे अंदर, जो डेटा होता है वो कंसिस्टेंट रहता है, यानी सही रहता है, रॉन्ग नहीं बन जाता, और प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है हमारे प्रोसेसेस के बीच में, ठीक है। मतलब अगर हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करना है तो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब वो देखते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम ये थी कि अगर P1 CS एग्जीक्यूट कर रहा है अपना, तो P2 एंटर ना कर पाए, ये प्रॉब्लम है। और इसका सॉल्यूशन ही यही है कि हम P2 को एंटर नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है। अब हमें किसी को CS में आने से रोकना है, ठीक है। किसी प्रोसेस को अगर P1 है वो एंट्री कर चुका है और P2 को आने से रोकना है हमें, तो क्या क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए, यानी हमारे सॉल्यूशन में 3 चीजें जो है, 3 कंडीशंस जो है वो फॉलो होनी चाहिए। पहला कंडीशन है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। इसका लाइन क्या है
कि भाई हम एक ही प्रोसेस, ओनली वन प्रोसेस कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, मतलब एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है। ये पहली चीज हमें करनी होती है अपने सॉल्यूशन में, ठीक है। नाउ कम्स प्रोग्रेस, ठीक है। अगर जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा है, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा है या फिर नहीं गया है और कोई और प्रोसेस जो है जाना चाह रहा है, तो P2 का कोई हक नहीं बनता है कि वो P1 को रोके। मतलब देखो प्रोग्रेस का कहने का मतलब क्या है, सिंपली ये देखते हैं, ठीक है, कि ये क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, हमारा P0 है और P1 है, दो प्रोसेसेस हैं। P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है। तो P1 जो है वो P0 को नहीं रोक सकता कि भाई तुम CS में ना जाओ, ये उसके पास राइट नहीं है कि वो दूसरे प्रोसेसेस को रोक दे। तो प्रोग्रेस इसी को कहते हैं कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन नहीं है, और कोई अनदर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, तो वो प्रोसेस उस प्रोसेस को नहीं रोक सकता CS में जाने से, ठीक। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन है बाउंडेड वेटिंग। सी बाउंडेड वेटिंग का मतलब होता है मतलब फाइनाइट वेटिंग, मतलब जो अनदर प्रोसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनका जो वेट है वो कभी ना कभी तो खत्म होगा, फाइनाइट होगा। ये नहीं है कि वो अपने लूप में ही फंस गए और उनका जो चांस है वो आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इसको हम विजुअलाइज करके देखें कि ये हमारे क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, हमारा P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच चुका है, ओके। P2 जो है वो वेट कर रहा है कि P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकले, P2 इसी का वेट कर रहा है ना, तो P2 जो है वो हमारा वेट कर रहा है, ओके, वो P1 CS के अंदर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो P1 है वो CS में है और वो एग्जीक्यूट करके चला जा रहा है, देन अनदर प्रोसेस P3 आ जा रहा है, वो एग्जीक्यूट होकर चला जा रहा है, P2 का वर्क ही नहीं आ रहा, P2 का टाइम ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। P1 जो है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में थोड़ा सा अपना काम कराकर वो निकल चुका है और अब बारी आएगी P2 की, ठीक है, मतलब कभी ना कभी P2 की बारी जरूर आएगी, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेस, इसी को बोलते हैं बाउंडेड वेटिंग। मतलब कि जो हमारे अनदर प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, उनके पास फाइनाइट वेटिंग होगी, मतलब वो एक लिमिट तक ही वेट करेंगे, ओके, और उतने ही तक वेट करेंगे, यानी उनमें स्टारवेशन नहीं होगा, वो स्टारवेशन में नहीं होंगे। स्टारवेशन मतलब कि जैसे उसको हम ऐसे इंग्लिश वर्ड में समझते हैं, तो स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, मतलब भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा, ये होता है स्टारवेशन, ओके। तो P2 को काम चाहिए, CS चाहिए, उसको CS मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो इस चीज के लिए भी उसके पास डिफिनिट वेट करने का टाइम होगा कि इतनी देर तक रुको, अभी CS मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को कहते हैं बाउंडेड वेटिंग। मतलब अनदर प्रोसेसेस के लिए भी जो वेटिंग होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब एक लिमिट में ही होनी चाहिए, ओके। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब आता है व्हाट इज डेडलॉक। सी डेडलॉक क्या होता है, यही लोग P1 जो है, मान लो कि जो P1 प्रोसेस है, ठीक है, इसको R1 यानी रिसोर्स चाहिए, R1 रिसोर्स, ठीक है, P1 को R1 चाहिए। नाउ अब P1 को R1 चाहिए, उसने R1 के लिए रिक्वेस्ट कर दिया कि हाँ मुझे R1 चाहिए, बट ये जो R1 है वो ऑलरेडी किसी ने इसको ले रखा है, R1 को ऑलरेडी किसी अनदर प्रोसेस ने असाइन कर रखा है, ठीक है। तो P1 जो है R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन R1 जो है P2 ने ले रखा है, लेकिन अब जो P2 है वो किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है कि उसको वो वाला रिसोर्स मिल जाए, मान लो R2, ठीक है। इस तरह से केसेस है, ठीक है। ना ऐसा भी है कि जो R2 है वो अनदर किसी P3 ने ले रखा है, R2 को P3 ने ले रखा है, और जो P3 है वो फिर से R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है, ओके। तो इसका डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डेडलॉक सिचुएशन आती कहाँ है, तो अ डेडलॉक सिचुएशन इज अ सिचुएशन in an operating system when two or more processes are unable to proceed because each process is waiting for a resource that is being held by another process। तो डेडलॉक यही होता है कि हमारा एक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ओके। अब जो हमारे बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों? क्योंकि जो उनको रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स जो है किन्हीं और प्रोसेसेस ने पहले से ही असाइन कर रखा है, ठीक है। और वो जो कुछ और प्रोसेसेस हैं वो ऑलरेडी वेटिंग है, मतलब कि हमारे जो इसमें ऐसा समझो कि P1 जो है उसको R1 चाहिए और R1 को पहले से ही ले रखा है P2 ने, लेकिन अब P2 को जो है R2 भी चाहिए, ठीक है, और R2 को ले रखा है किसी और ने, ठीक। तो इस तरह से एक केस बन गया। कैसा केस बन गया कि जो हमारा मतलब इसमें ऐसा केस बन गया कि P1 जो है R1 के लिए रिक्वेस्ट किए जा रहा है, R1 जो है P2 ने रखा है, P2 को भी R2 नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अभी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। तो हमने देखा कि P1 जो है और P2 जो है ये दोनों एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे, क्योंकि P1 ने R1 के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, R1 को P2 ने ले रखा है,
P2 ने R2 के लिए रिक्वेस्ट कर लिया, R2 को फिर से किसी ने ले रखा है, तो कोई ना ही अपना रिसोर्स छोड़ रहा है, यानी ना ही प्रीएम्प्ट कर रहा है, और ना ही अपने जो नीडेड रिसोर्सेज है उनको ले पा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, डेडलॉक आ जाता है कि प्रोग्रेस ही नहीं है, जीरो प्रोग्रेस इज देयर, ठीक है। तो इसमें इन डेडलॉक क्या होता है कि सारे प्रोसेसेस, जितने प्रोसेसेस डेडलॉक में आ जाते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं फॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। अगर इस चेन को तोड़ना है तो हमारे पास कुछ कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल भी इसमें दिया गया है कि जो P1 है उसने R1 को ले रखा है, ठीक है, R1 को, एंड R2 के लिए वेट कर रहा है। जो P1 है वो R2 रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, ओके। अब एक P2 है, P2 ने क्या कर रखा है, R2 को ले रखा है, R2 को ले रखा है और ये वेट कर रहा है R1 के लिए। तो देखो एक साइकिल बन रही है यहाँ पर, जहाँ पे भी एक बात, तो जहाँ पे भी क्लोज्ड साइकिल बन रही होती ना, देखो ये क्लोज्ड साइकिल बन रही है, ठीक है। अगर ये क्लोज्ड साइकिल बन रही है तो कहने का मतलब वहाँ पे डेडलॉक इज, हाँ बस है, बस डेडलॉक है वहाँ पर, ठीक है, वो पहले से ही आइडेंटिफाइड है कि अगर क्लोज्ड साइकिल बन रही है तो वहाँ पे डेडलॉक है, ठीक। तो देखो इसमें कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। P1 R1 को ले चुका है लेकिन R2 के लिए वेट कर रहा है, P2 जो है R2 को ले चुका है लेकिन P1 के लिए वेट कर रहा है, P1 जो है R1 छोड़ नहीं रहा है, P2 जो है R2 नहीं छोड़ रहा है, और ये लोग आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ डेडलॉक सिचुएशन आ गई। तो डेडलॉक सिचुएशन वही है, इट इज अ सिचुएशन वेयर वन प्रोसेस वेट्स फॉर द अनदर रिसोर्स व्हिच इज हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस, ठीक है, और वो भी एक वेटिंग प्रोसेस है, वो भी वेट कर रहा है किसी चीज के लिए, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशंस क्या है डेडलॉक की, मतलब जहाँ डेडलॉक है वहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ डेडलॉक है, ठीक। तो इन कंडीशंस को हम बोलते हैं कॉफमैन कंडीशंस, ठीक है। डेडलॉक अकर्स ओनली व्हेन ऑल द फोर कंडीशंस, जो अभी हम 4 कंडीशंस पढ़ेंगे, ये 4 कंडीशंस एक साथ कहीं पर हो रही हैं, तब हम बोलते हैं कि वहाँ पर डेडलॉक हो रहा है, ठीक है। और ये 4 कंडीशंस कॉफमैन कंडीशंस कहलाती हैं। अपनी पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक। ये क्या होता है कि जो हमारा रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल होना चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी नॉन शेयरेबल, मतलब वो शेयर करने लायक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शेयर करने लायक होगा तो जिसने इसको ले रखा था और P2 जो इसके लिए वेट कर रहा था, अगर ये शेयरेबल होता तो आधा ये शेयर कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल होना चाहिए, तभी वहां पर डेडलॉक होगा। चलो परसों, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है कि सिर्फ प्रिंटर एक है और खूब सारे प्रोसेसेस आ गए हैं, तो प्रिंटर जो है एक टाइम पे एक ही प्रिंट निकाल पाएगा ना, तो प्रिंटर को हम क्या कहेंगे, वो नॉन शेयरेबल है, उसको हम आधा काट के एक प्रोसेस को आधा काट के दूसरे प्रोसेस को नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये कंडीशन, यहाँ पे हमें दिखती है, ठीक है। प्रिंटर में और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको शेयर नहीं कर सकते और वहां पर हमें डेडलॉक दिखता है, ओके। और नेक्स्ट कंडीशन इज होल्ड एंड वेट। सी होल्ड एंड वेट पैटर्न क्या है, जितने भी प्रोसेस डेडलॉक में है वो किस कंडीशन में होने चाहिए, होल्ड एंड वेट कंडीशन में। ऐसा कैसे, मतलब जो प्रोसेस है वो किसी एक रिसोर्स को पकड़ के रख रहे हैं और किसी दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं, है ना। एक रिसोर्स उनके पास ऑलरेडी है बट वो किसी दूसरे प्रोसेस रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं, उस चीज को बोलेंगे होल्ड एंड वेट। मतलब एक डेडलॉक में जितने भी प्रोसेस हैं उनके पास होल्ड एंड वेट वाला सीन होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो किसी न किसी को, किसी रिसोर्स को पकड़े हुए होने चाहिए और एंड देन अगेन दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे होंगे वो, ठीक, उनको हम बोलेंगे होल्ड एंड वेट कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस P1 प्रिंटर के लिए वेट कर रहा है, मतलब प्रिंटर को पकड़े रखा है बट स्कैनर के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि ये होल्ड एंड वेट कंडीशन में है, ठीक है, क्योंकि इसने प्रिंटर को पकड़ रखा है और स्कैनर के लिए वेट कर रहा है, ओके। यानी प्रिंटर छोड़ भी नहीं रहा और स्कैनर उसको मिल भी नहीं रहा, तो वो हो जाता है होल्ड एंड वेट। नाउ कम्स नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन क्या होता है कि हमने किसी प्रोसेस को फोर्सफुली हटा दिया, यानी उससे जो उसके पास जो रिसोर्सेज थे फोर्सफुली उससे ले लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर P1 जो है उसके पास प्रिंटर आ चुका है, अगर प्रिंटर उसके पास आ चुका है और P2 कहीं है हमारा जिसको प्रिंटर चाहिए, तो हम P1 से प्रिंटर खींच के P2 को नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसा कंडीशन होना चाहिए। अगर दे सकते तो उसको हम बोल देते प्रीएम्पशन, पर नो प्रीएम्पशन होना चाहिए, मतलब कि ये फोर्सफुली वाला जो काम है वो नहीं हो सकता वहां पर, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। नाउ आवर फोर्थ, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं, सर्कुलर वेट। सी सर्कुलर वेट क्या होता है, मतलब एक सर्कुलर चेन होती है, देखा साइकिल जहां आ जाएगी वहां डेडलॉक है। सर्कुलर चेन क्या होती है, मतलब इसको ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि जो हमारा P1 है ये R1 रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, ओके, और खुद जो पकड़े हुए हैं वो R0 है, यानी R0 रिसोर्स को P1 ने पकड़ रखा है और R1 के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। और जो R1 है उसको पकड़ रखा है P2 ने, उसको पकड़ रखा है P2 ने, लेकिन P2 जो है वो वेट कर रहा है R3 के लिए, मतलब R2 के लिए, ठीक है।
और जो R2 है वो पकड़ रखा है किसने, P3 ने, और P3 जो है वो वेट कर रहा है R1 के लिए, ठीक है। तो ये क्लोज्ड साइकिल हो गई ना। देखो डायरेक्शन, P1 जो है R1 के लिए वेट कर रहा है, लेकिन R1 को P2 पकड़ रखा है, P2 जो है R2 के लिए वेट कर रहा है, पर R2 को P3 पकड़ रखा है, P3 जो है वो R0 के लिए वेट कर रहा है ना। तो ये साइकिल बन गई। तो ये सर्कुलर वेट चल रहा है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर वेट, कि मतलब जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो सर्कुलर चेन में वेट किए जा रहे हैं, और ये जो वेटिंग वाली साइकिल है वो इनफाइनाइट है, मतलब सब वेट करते ही जा रहे हैं, कोई बाउंडेड वेट नहीं है, पूरा इनफाइनाइट वेट हो रहा है, मतलब वेट करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, ठीक है। आप डेडलॉक को रोक कैसे सकते हैं, हाउ डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड। सी, डेडलॉक को पहचानना कैसे है, वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की हेल्प से होता है। क्योंकि वो आया नहीं है एग्जाम में तो हम उसे पढ़ नहीं रहे हैं, बट उसको हम कभी देख लेंगे आगे कॉपी पे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर डेडलॉक है। तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन देख लेते हैं। तो प्रिवेंशन जो होता है, सिंपली 4 मेथड्स होते हैं, चारों में से कुछ एक जो है वो ना करो। मतलब देखो, डेडलॉक के लिए होने के लिए 4 कंडीशन थी ना, मतलब 4 कंडीशन साथ में होने चाहिए, वो डेडलॉक की नेसेसिटी थी। मतलब डेडलॉक अगर होना है तो वो 4 चीजें होनी चाहिए। अब उन्हीं 4 चीजें में से हम किसी एक चीज को हटा दें, बस डेडलॉक रुक जाएगा, है ना। तो वही चीज है कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट कर दें, मतलब जो हमारा रिसोर्स है उसको शेयरेबल बना दें, तब हमारा डेडलॉक रुक जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट होल्ड एंड वेट, ये जो होल्ड एंड वेट वाला मैटर है कि किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को पकड़ रखा है और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो सारे रिसोर्सेज को एक ही बार रिक्वेस्ट करके, एक ही बार अक्वायर करके, एक ही बार में रनिंग में चला जाए। वो ऐसे होल्ड करके दूसरे के लिए वेट ना करें, एक ही बार में सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर ले, ऐसा हम कुछ कर दें तब हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम प्रियम्पशन को करा दें। प्रियम्पशन कराना मतलब किसी और रिसोर्स, मतलब कोई और प्रोसेस जो है उससे रिसोर्स छीन कर दूसरे प्रोसेस को दे देना, कि जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो जाए, देन अल्टीमेटली हमारा डेडलॉक जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम प्रियम्पशन को अगर कर दें तो वो चीज़ हो जाएगी, मतलब कि नो प्रियम्पशन को प्रियम्प्ट कर दें, मतलब प्रियम्पशन कर दें तब हमारा जो डेडलॉक है वो रुक जाएगा। प्रिवेंट सर्कुलर वेट, हम सर्कुलर वेट भी हटा सकते हैं। कैसे? हम एक फिक्स्ड ऑर्डरिंग करते हैं कि जो हमारा रिसोर्स है R1, इसका ऑर्डर है कि पहले P1 पाएगा R1 को, फिर P2 पाएगा R1 को। तो हमने एक लाइन बना दी कि P1 R1 ले करे, काम खत्म कर दे, देन P2 आए R1 यूज करे, फिर चला जाए, फिर P3 आए R1 यूज करे, चला जाए। तो इस तरह से हमने एक फिक्स्ड ऑर्डर में प्रोसेसेस को लगा दिया कि रिसोर्सेज को वो एक लाइन से यूज करके देन निकल जाए, है ना। तो वो चीज़ हम रोक सकते हैं ये करके, ठीक है। तो सर्कुलर वेट को प्रिवेंट कर दो तो हमारा डेडलॉक ऑलरेडी प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। यही तो चीज़ें हम पढ़ते हैं अपने यूनिट 3 में। सी, हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है छोड़ दिए हैं, जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज फिलोसोफर डाइनिंग प्रॉब्लम और कस्टमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम, ये सारी जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स है वो पढ़ना हम लोग छोड़ रहे हैं, और सेमाफोर्स छोड़ रहे हैं, और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से डिटेक्शन कैसे होता है वो छोड़ रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो हम आगे करेंगे ये, ओके। फिर अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनिट 3 खत्म हो चुका है, बट अगर आगे पढ़ना पड़ा तो हम पढ़ेंगे, ओके।